पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो देखते हैं मार्केट का कैपमैन एनालिसिस। तो आज मार्केट सुबह एकदम ही उसमें इतनी ऊपर चली गई कि बंदे को समझ ही नहीं आती है करते क्या है इसके साथ। तकरीबन 600-700 पॉइंट्स ऊपर चली गई। उसके बाद उसी तरीके से जैसे ऊपर गई ऐसे लगता है जैसे नीचे पटक दिया। बहरहाल हम तो थोड़ी बहुत वही स्ट्रेटेजी कभी कभी कर लेते हैं कि कोई शेयर हमारा, वैसे तो हमारे शेयर ज्यादा ऊपर नहीं जा रहे इस टाइम पे, जो प्रॉपर अच्छे शेयर्स हैं वो इतने ऊपर नहीं जा रहे, इधर उधर के शेयर्स ही चल रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे थोड़े बहुत शेयर्स जो ऊपर गए हमने वहां पे थोड़े से बेचे, और जब वो नीचे आ गए तो फिर हमने थोड़े से खरीद लिए, थोड़े बहुत हमने ट्रेडिंग में इस तरह पैसे बनाए। लेकिन ये इत्तेफाक होता है, हमें कोई यहाँ से इल्हाम नहीं हुआ था कि यहाँ से मार्केट गिरेगी। ये भी हो सकता था यहाँ से मार्केट और ऊपर चली जाती, तो जाहिर बात है तब हम जो हमने शेयर बेचे थे अगर वो और ऊपर चले जाते तो हम ना खरीदते दोबारा। लेकिन जब इतना नीचे गिराया तो फिर उसके बाद देखें जुमे तक कितनी ऊपर वापस चली गई। जुमे की ब्रेक शुरू हुई है तो फिर ऐसे पटक दिया, फिर ऊपर। देखें एक चीज इससे ये ऐसा हो सकता है कि मार्केट में अब कोई बहुत बड़ी डिप ना आए। अगर देखा जाए तो ये डेली की बेसिस पे करेक्शन, मार्केट ऊपर जाती है साथ साथ करेक्शन आती है फिर ऊपर जाती है, सेक्टर शिफ्टिंग होती है, गरीब ट्रेडर्स बेचारे नुकसान में ही रहते हैं। तो हो सकता है बहुत बड़ी डिप मार्केट में ना आए, आ भी सकती है क्योंकि जो होना है वो तो कोई नहीं जानता। लेकिन इस तरीके से 500-600 पॉइंट ऊपर 500-600 पॉइंट नीचे फिर 500-600 पॉइंट ऊपर फिर 500-600 पॉइंट नीचे, तो इस तरह साथ साथ करेक्शन करके, सेक्टर शिफ्टिंग करके जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अपनी जेबें भर रहे हैं। तो हो सकता है कि जो लोग बहुत बड़ी करेक्शन का या बहुत बड़ी डिप का इंतजार कर रहे हो कि भाई वो आएगी तो फिर हम दोबारा मार्केट में री एंटर होंगे या पोजीशंस बनाएंगे, तो कोई पता नहीं ये उनका ख्वाब ही रह जाए। तो बहरहाल हमने तो अपनी तरफ से ऐसे स्टॉक्स में ही ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ है जो थोड़ा सा रिस्क कम है उनमें, जो ज्यादा ऊपर ना भी जाएं लेकिन चांसेस यही होते हैं कि फिर वो ज्यादा नीचे भी ना जाएं, और अगर ज्यादा नीचे चले भी जाएं तो फिर भी ऊपर आने की उम्मीद भी रहेगी क्योंकि वो अच्छे शेयर्स हैं, अच्छा कमाते हैं, अच्छा डिविडेंड देते हैं। हम ऐसे शेयर्स को देखते भी नहीं है जो बिला वजह ऊपर से ऊपर जाई जा रहे हैं, ऊपर से ऊपर जाई जा रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में वो कई दफा कहते हैं ना कि इंसान की नजर उस पे नहीं होती कि वो खुद क्या कमा रहा है, बल्कि इर्द गिर्द लोगों पे होती है कि कोई दूसरा ज्यादा कैसे कमा रहा है या दूसरा क्यों कमा रहा है या दूसरा कितना कमा रहा है। तो इसलिए हमने कोई दूसरा शेयर कितना कमा रहा है हमारी इस पे कोई तवज्जो नहीं होती। हमारे शेयर से हमें मुनासिब प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं, हम उसी पे खुश रहते हैं। तो अगर हमारे शेयर ऊपर नहीं जा रहे और वहां पे स्टेबल भी हैं, या अगर नीचे आ रहे हैं तो ज्यादा नीचे नहीं आ रहे, और मुस्तकबिल में हमें उनसे पूरी उम्मीद है, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कि पिछले 5,000 की रैली में हमने ज्यादा कमाया या नहीं कमाया। तो ये सारी सोच की बात है, इट्स ऑल इन द माइंड। लेकिन हमारा एक शेयर आज चल गया। अच्छा, जब हम कहते हैं ना कि हमारे शेयर इतने नहीं चले या हमारा जैसे एक शेयर ये चल गया, हम ये सिर्फ उन शेयर्स की बात करते हैं जिनमें हमने थोड़ी मुनासिब इन्वेस्टमेंट की हुई है। वरना थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो हमने काफी सारे शेयर्स में की होती है जो ऊपर नीचे हम करते रहते हैं, उसका जिक्र नहीं करते, और उसके ऊपर नीचे होने से कुछ फर्क भी नहीं पड़ता हमारे पोर्टफोलियो को। तो हमारा एक शेयर आज चला और इसको हमने डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके रखा हुआ है, और बड़े अरसे से ये कोई मूव नहीं दे रहा था, लेकिन आज इसमें अचानक अपर कैप लग गया तो हमने ठग करके कुछ शेयर्स बेच दिए। अब अगर ये नीचे चला गया अगले हफ्ते तो हम वो वापस खरीद लेंगे क्योंकि ये हमारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, हमें इस शेयर से काफी उम्मीदें हैं। और अगर ऊपर गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम थोड़े से और बेच देंगे। तो ये है जी शुगर सेक्टर का बेस्ट शेयर, शाह मुराद शुगर मिल्स। इस शेयर के बारे में हमने काफी अरसे से कोई बात नहीं की। हर वक्त हर शेयर के बारे में बात करना जरूरी नहीं होती और ये एक ही जगह पे रुका हुआ था। लेकिन अगर आप हमें काफी अरसे से फॉलो कर रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये हमारा फेवरेट शेयर या वन ऑफ द फेवरेट शेयर्स है, क्योंकि इसके बारे में एक जमाने में हमने बहुत बात की हुई है। अब हम इसके 6 महीने की परफॉर्मेंस देखते हैं। इसको हमने पहली बार जो प्रॉपर तरीके से इसका एनालिसिस किया था वो हमने अप्रैल में किया था, रमजान में। लेकिन चलें अज्यूम करते हैं कि हमने जब, मई भी उसके आसपास ही है ना, तो हमने जब इसका एनालिसिस पहली बार किया था तो इसकी वैल्यू थी 166 रुपए। उसके बाद इसने, अगर आप देखें पे आउट, मई के बाद ये 15-15 रुपए का 2 दफा पे आउट दे चुका है। यानी कि 30 रुपए का अगर इसका पे आउट इसमें से माइनस करें तो इसकी वैल्यू बनती है 136 रुपए। 136 का आधा कितना होता है? 68 रुपए। और 136 में 68 रुपए शामिल करें तो एग्जैक्ट 204 रुपए बनते हैं। यानी कि तकरीबन 6-7 महीने में इसने 50% का गेन हमें दे दिया। क्योंकि जब हमने इसकी असेसमेंट की थी हमने उन्हीं दिनों में इसके अंदर अच्छी एक्यूमुलेशन की थी, और बल्कि उसके बाद जब इसमें डिप आई थी वहां पे थोड़ा और बाय किया था।
और साथ साथ हमने ऊपर जाने में थोड़ा थोड़ा निकालते भी गए। यहाँ पे फिर डिप आई थी, यहाँ पे भी बाय किया था थोड़ा, फिर ऊपर निकाल दिया। तो अभी भी हमारे इसमें अच्छी मुनासिब होल्डिंग है। अब ये जो रैली पिछले 1 डेढ़ महीने में 2 महीने में बनी है, उसमें इस शेयर ने कोई खास परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि एक तो ये पहले ही काफी परफॉर्म कर चुका था वो रैली आने से पहले। लेकिन हमें इससे ज्यादा की उम्मीदें थी, तो हमने इसको बेचा नहीं, ज्यादा क्वांटिटी इसकी होल्ड की हुई है। और वो हमने कम से कम इसके ईयर एंड के फाइनेंशियल रिजल्ट्स तक होल्ड किया हुआ है। हमारी असेसमेंट तो है कि रिजल्ट अच्छा आएगा और 15 रुपए का डिविडेंड और दे सकते हैं, और उस हिसाब से पूरे साल में 45 रुपए का डिविडेंड हो जाएगा। और उम्मीद है अगले साल भी शुगर का सीजन अच्छा रहेगा, तो उस हिसाब से अगर डिविडेंड यील्ड को देखें तो 45 रुपए कहना मुश्किल है हर साल कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन अभी के हिसाब में ऐसा लग रहा है कि कर सकेंगे। और 45 रुपए के डिविडेंड के हिसाब में 200 रुपए की वैल्यू में भी डिविडेंड यील्ड 20% से ऊपर बनती है। और जब 160 के आसपास इसकी असेसमेंट की थी, तभी हमने ये सोचा था कि 40-45 का डिविडेंड दे सकते हैं। तो तब डिविडेंड यील्ड बन रही थी तकरीबन 25-26%। तो उस बेसिस पे हमने इसकी असेसमेंट की थी और इसमें हमने इन्वेस्ट किया। तो हमारी नजर बिल्कुल एयरलिंक पे नहीं है कि वो 23 से कैसे 60 तक पहुंच गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वो शेयर ऐसा कर सकता है कि नहीं, और उसकी अर्निंग और डिविडेंड के हिसाब से उसको ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन फिर भी अगर उसने किया है तो हमारी उस पर कोई नजर नहीं, हमें उस पर कोई अफसोस नहीं। पॉइंट यही है कि अच्छे शेयर को अच्छे टाइम पे एक्यूमुलेट करें, तो आपको फौरन नहीं तो कुछ अरसे बाद वहां से फायदा होगा। कभी कभी 1-2 साल भी लग सकते हैं, लेकिन इस केस में हमें 6-7 महीने में अच्छा फायदा हुआ, क्योंकि इसमें वॉल्यूम्स बहुत कम लगते हैं। इसलिए हमने यही कहा था कि लोग इसमें सोच समझ के इन्वेस्ट करें, क्योंकि जिन शेयर्स में वॉल्यूम्स नहीं लगते वहां कई दफा आप शेयर खरीद लेते हैं पर बेचने के लिए आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर शेयर अच्छा हो इसकी तरह, तो फिर चांसेस यही हैं कि आप फायदे में ही जाएंगे। तो इस शेयर के बारे में आप हमारी पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, शुगर सेक्टर का एनालिसिस भी देख सकते हैं। लेकिन अगर क्विकली देखें तो 2022 में 78 रुपए की ईपीएस थी और 20 रुपए का डिविडेंड दिया। और अगर 23 की बात करें तो 3 क्वार्टर्स में इसकी 114 रुपए की ईपीएस है और 30 रुपए का डिविडेंड दे चुके हैं। और हमने इसकी असेसमेंट की थी शुगर सेक्टर में, आप शुगर सेक्टर वाली वीडियो में आप देख लें कि इसके पास अभी अच्छी खासी इन्वेंट्री भी पड़ी थी। उससे काफी ये उम्मीद की जा सकती है कि Q4 के रिजल्ट्स भी अच्छे रहेंगे। और बीच में आपको पता है शुगर प्राइस भी हाइक हुई थी, तो रिजल्ट्स में ही पता लगेगा कि उसका कितना इम्पैक्ट आता है। देखें लॉन्ग टर्म में तो इस रेट पे भी ये शेयर अच्छा है। फिर भी हमने जब इसकी असेसमेंट की थी वहां से काफी ऊपर आ चुका है। तो आप लोग अपने अपने रिस्क पे अगर इसमें करना चाहें तो करें, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी अपनी है। बहरहाल हम तो इसके ईयर एंड रिजल्ट का इंतजार करेंगे। हाँ, अगर रिजल्ट आने से पहले ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, इसमें मूव बन जाती है, तो हम कुछ निकाल देंगे। वरना हम जब तक ईयर एंड के रिजल्ट नहीं आते, हम इस रेट पे इसको तो नहीं निकालेंगे। और बात वही है कि पिछले 1-2 महीने की मूव में इसने मूव नहीं किया। ये तो हमें रिस्क ही लेना पड़ता है, क्योंकि हमें यकीन तो कोई नहीं होता कि लाजमी ये वाला शेयर इस टाइम पीरियड में परफॉर्म करेगा ही करेगा। इसीलिए डाइवर्सिफाई करके मुख्तलिफ शेयर 7-8 ले लिए जाते हैं। उनमें से कोई परफॉर्म कर ले तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करे तो फिर वेट करें। क्योंकि ये भी हो सकता था कि पिछले 1 महीने में ये यहाँ से 200 से 250 पे भी चला जाता। जिस तरह बहुत से शेयर इतना ऊपर गए हैं, इसकी अर्निंग के हिसाब से तो इसको होना चाहिए वहां पे, बल्कि उससे भी कहीं ऊपर होना चाहिए। लेकिन हमें इस बात की कोई टेंशन नहीं है, कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि इसने हमें बहुत सारा गेन ऑलरेडी दिया है। बहरहाल आज की इसकी मूव की वजह से हमारे जितने भी शेयर नेगेटिव में, बहुत सारे छोटे छोटे शेयर्स नेगेटिव में गए, तो इसने उन सब की नेगेटिविटी पर पानी फेर दिया और हमारा एंड रिजल्ट अच्छा हुआ। और ये भी देख लें कि जब से इसमें पहले मूव बनी थी, तो देखें ये मूव भी एकदम बनी थी 150 से एकदम ये 200 पे आ गया था। तो उसके बाद से ये 188 से नीचे भी नहीं गया। तो टेक्निकली भी ठीक चल रहा है। वैसे तो जिनमें बहुत ही कम वॉल्यूम्स लगते हैं उसमें टेक्निकल को कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन फिर भी ये नीचे जाता है तो इसमें बाइंग आ जाती है इस रेट पर भी। और इसकी एक और चीज जाते जाते आपको दिखा दें कि ये अक्टूबर का इसके किसी डायरेक्टर या सीईओ ने बाय किया था, तो उन्होंने 200 के रेट पर भी बाय किया था। तो ये लाजमी नहीं होता कि जब डायरेक्टर्स बाय करें तो शेयर वहां से नीचे नहीं जाएगा, लेकिन ये देखें उससे पहले भी ये बाय करते रहे हैं। तो इससे ये इंडिकेशन मिल रही है कि प्रोबेबली इसका ईयर एंड का रिजल्ट अच्छा ही होगा। लेकिन आज हम इसमें नई बाइंग करने के लिए किसी को नहीं कह रहे, हम तो वैसे कहते भी नहीं हैं। बहरहाल अगर इस शेयर में कोई एंट्री लेना चाहे इस रेट पे, तो अपने रिस्क पर ले सकता है। फिर पार्क सुजुकी मोटर्स को अगर आज देखें तो आज फिर उसको अपर कैप पे ले गए, लेकिन वहां से उसको फेंटा लगाया है और फेंट के उसको नीचे ले आए हैं।
तो देखिए इस रेट पे बहुत ही केयरफुल हों। मार्केट में बातें लोग बहुत कर रहे हैं, कोई कह रहा है 700 तक चला जाएगा, कोई कह रहा है 1000 तक चला जाएगा, कोई कह रहा है 2000 तक जाना चाहिए, और ले जाने को ले जा भी सकते हैं। लेकिन कई बार ये बातें मार्केट में इसलिए भी फैलाई जाती हैं कि आपके मेरे जैसे लोग ये खरीद लें और बड़े प्लेयर्स बेच के निकल जाएं। तो बहुत ही सोच समझ के, एहतियात के साथ अगर कोई इस शेयर में करना चाहे तो करे, वरना हमारी तरफ से तो यही है कि भाई इस शेयर से आप दूर रहें। अब इसमें जो होना था हो चुका है, और आगे जो कुछ होना है उसमें भी बहुत ज्यादा रिस्क है। तो सोच समझ के अगर कोई इसमें घुसना चाहे तो घुसे, वरना आइडियली अवॉइड करे। वरना यही बात है ना, ये कैप पे चला गया, कुछ लोग कैप के पास खरीद लेते होते हैं कि भाई जब कैप लग रहा हो तो कैप पे बाइंग लगा देते हैं, और एकदम ऐसे नीचे आया कि अक्सर ने तो उनमें से डर के बेच दिया होगा। अब कोई पता नहीं आने वाले दिन को फिर इसमें कैप लगा दें, तो बेहतर है कि अवॉइड दिस। वरना कई दफा ज्यादा फायदा हासिल करने के चक्कर में जो आपने थोड़ा थोड़ा पैसा दूसरे अच्छे शेयर से बनाया होता है, वो इस तरह के शेयर आपके एक दो दिन में खा जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। जो हमारी वीडियोस देखते हैं और पसंद करते हैं, उनका शुक्रिया। सर्किट ब्रेकर्स को देखें तो इनमें तो हमें कोई खास कंपनी नज़र नहीं आ रही, या ये कि उसमें क्यों अपर लॉक लग रहे हैं। किसी में कोई न्यूज़ आ जाती होगी तो हो जाए, वरना कोई खास, मतलब बीच में टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनियों को बहुत सारे लग रहे हैं, लेकिन हमने एक दो टेक्सटाइल सेक्टर कंपनियों के वो अटेंड किए हैं सेशन, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग, तो वो तो कोई खास होपफुल नहीं लग रही अभी फ्यूचर से। अभी तो उनको गवर्नमेंट की बहुत सपोर्ट की जरूरत है। तो सिर्फ एक कॉटन ज्यादा होने की न्यूज को बेस बना के जो इतनी बाइंग इनमें आ रही है, पता नहीं ये इसके काबिल हैं कि नहीं है। तो इसलिए हम इनमें से ज्यादातर से आउट हैं। और टीजीएल को भी, ठीक है, इतनी भी अच्छी अर्निंग इसकी नहीं आई, ना कोई इतना अच्छा पे आउट दे रहे हैं, लेकिन ग्लास सेक्टर में भी मूव बनी हुई है। जीएचजीएल को पता नहीं कितने लॉक लग गए हैं, हालांकि वो एक ऐसा शेयर था, पिछले 4 साल 5 साल की हिस्ट्री उठा के देखें वो सिर्फ नीचे ही आता था। तो यही बात है कि जब वो एक जगह पे आके बड़े प्लेयर्स ने एक्यूमुलेशन अपनी पूरी कर ली, और वहां से फिर ऐसे शेयर्स को ऊपर ले आते हैं। तो लोअर कैप में देखें तो लोअर कैप में भी कोई खास बात करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, आज हीनो का रिजल्ट आया, और इसका रिजल्ट जो है क्वार्टर का बहुत ही तकरीबन जीरो ही है। तो ओवरऑल अभी भी इसमें कोई बेहतरी नहीं है। उसके बाद पीआई बीटीएल का रिजल्ट आया, तो पीआई बीटीएल का बहुत ही अरसे बाद लगता है कि इसका प्रॉफिट में थोड़ा सा आए हैं, लेकिन हम ये असेसमेंट नहीं कर सकते कि क्या इनका प्रॉफिट आना शुरू हो गया है या सिर्फ ये इस क्वार्टर में है। जैसे एसएसजीसी ने बड़ा हमें धोखा दिया था, एक क्वार्टर में बीच में उनकी बहुत अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी हो गई, और हमने उसकी असेसमेंट भी की, फिर हमने उसका उसके अंदर बाइंग भी की, लेकिन उसके बाद से वो फिर से लॉसेस में चले गए। ये और बात है, वो आजकल फिर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हमने लॉसेस में आने के बाद ना दोबारा उसको देखा है, और पीआई बीटीएल को भी देखने का हमारा कोई इरादा नहीं। वैसे अगर एक मिनट के लिए पीआई बीटीएल को देख लें, इसकी परफॉर्मेंस 6 महीने में कैसी रही, तो देखें ये तकरीबन इसको जो है ना 3 रुपए 60 पैसे पे ले जाके वहां से 5.65 तक तो वापस ले आए हैं। अब हो सकता है आपको आज कोई टेक्निकल एनालिस्ट कहे कि देखो कितना अच्छा परफॉर्म किया इस शेयर ने, 3.60 से ये 5.65 का हो गया है, तकरीबन जो है ना 50% इसने भी दिया है। जैसे हम शाह मुराद की बात कर रहे थे, वो कहेगा एल है उसमें क्या है, पीआईबीटीएल ने 50% दे दिया है। लेकिन अगर आप इसके 5 साल की परफॉर्मेंस देखें, तो ये 14 रुपए से इसको मार मार के पहले लेके आए हैं 3 रुपए 60 पैसे पे, और वहां से अब ऊपर लेके आए हैं। तो आप खुद बताएं, आप में से कितने लोग होंगे कि जिन्होंने इसको 3.60 70 पे बाय किया होगा और ये इसकी मूव एंजॉय की है। तो इस किस्म की बातें अगर कोई करे ना, तो प्लीज डिस्ट्रैक्ट मत हो, धोखा ना खाएं, वो रॉन्ग नंबर्स हैं। टेक्निकली यहाँ से वापस 14 तक जा सकता है। आपको टेक्निकल स्टडीज पे ट्रस्ट है, आप उसके मुताबिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अब बेशक आप कर दें, आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे लिए ये नो गो है। उसके बाद जी हमने बात की पिछले 2 3 दिनों में सिमेट्री ग्रुप की, और हमें नहीं पता था इसका रिजल्ट आने वाला है क्वार्टर का। इत्तेफाक से इसका आज रिजल्ट आया, और वो रिजल्ट जो आया वो बिल्कुल भी अच्छा रिजल्ट नहीं आया। 0.05 पैसे की अर्निंग आई है, और ये रिजल्ट आते साथ ही हमने तो अपनी होल्डिंग इसमें जो बची हुई थी, कुछ तो हमने पहले बेच दी थी, और कुछ जो बची थी, जो हमने कहा था, हमने कल ही कहा था कि हमने लॉन्ग टर्म के लिए रखी है। तो देखें यही बात होती है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये नहीं होता कि शेयर लेके सो जाना है। हमने जैसे ही देखा कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं आया, देखें इसमें डाउनफॉल भी आया, लेकिन हम यहाँ पे 4.30 पे हमने उसी टाइम पे फौरन बेच दिया, और इसके नीचे जाने पे हम दोबारा इसको खरीदेंगे नहीं, चाहे ये नीचे जाके वापस 6 7 रुपए पे चला जाए 1 महीने के अंदर। क्योंकि हमने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी इसके अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट की वजह से, जो इसने एनुअली शो किया था,
वो हम आपको दोबारा से दिखा देते हैं। अभी 3 महीने पहले ही उनका एनुअल रिजल्ट आया था और वो था 65 पैसे का पूरे साल में। तो उस हिसाब से इस क्वार्टर में बहुत इनका हल्का हो गया है। अब ये हमें नहीं पता कि इस क्वार्टर में कोई ज्यादा खर्चे हो गए और ये बाद में रिकवर करेंगे कि नहीं, लेकिन हम इसमें से निकल गए हैं और इत्तेफाक से हमें इसमें तकरीबन 10% का गेन हो गया। इत्तेफाकी गेन भी हो जाता होता है कई दफा। अच्छा जी, उसके बाद एक भाई ने पूछा GTYR। तो इसके अगर फाइनेंशियल्स को देखें तो 23 में लॉस में थे और 24 के पहले क्वार्टर में 60 पैसे की अर्निंग है। उस हिसाब से 40 पे किसी काबिल नहीं है। अगर हम इसके 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो ये वही बात है कि ये देखें 20 पे ले जाके इसको कुछ अरसे में 40 पे ले आए हैं और कोई लॉजिक नहीं बनती इसको 40 पे लाने की, लेकिन ये बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी मर्जी है। अगर किसी ने 20-21 पे खरीद के उसको 40 तक होल्ड किया हुआ है तो उसको मुबारक हो, लेकिन हमारे मुताबिक ये इस काबिल नहीं है। और वही बात जो PIBTL में थी कि ये देखने की जरूरत नहीं कि इसने 20 से लेकर 40 तक गया है, बल्कि ये देखने की जरूरत है कि ये 90 से 20 पे आया पहले। अगर हम शाह मुराद शुगर को देखें, इसकी 5 साल की परफॉर्मेंस देखें, तो देखें ये परफॉर्म अच्छा करता आ रहा है, अर्निंग इसकी बेहतर होती जा रही है और इसका डिविडेंड बेहतर होता जा रहा है। तो ये वो तमाम दौर में जहां पे पूरी मार्केट क्रैश करती गई तो ये शेयर ऊपर ही गया। ये पॉइंट है जो आप लोगों को समझना है कि जो अच्छे शेयर हैं उन्होंने हर हाल में अच्छा परफॉर्म करना है और किया भी। तो ये उस तमाम दौर में ऊपर ही रहा। अगर हमने इसकी असेसमेंट 100 पे की होती, क्योंकि तब भी अच्छा डिविडेंड देता था, अगर हमने तवज्जो इसके ऊपर तब की होती तो हमें इस पे बहुत ही अच्छा मुनाफा अब तक हो चुका होना था। लेकिन उस टाइम पे हम वही बात है कि हम दूसरे शेयर्स में पड़े रहे थे, टेक्निकल एनालिस्ट के जो कहते हैं उनके पीछे। तो इसलिए आप लोगों को यही समझना है कि ये इस चीज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई शेयर 20 से 40 पे चला गया, जरूर यहां से 80 पे भी जा सकता है तो ले लो। जाने को जा सकता है, लेकिन वो उस काबिल नहीं है। तो बेहतर है आप अपने रिस्क को मैनेज करें, आप रिस्क फ्री होके अपने रिस्क को कंट्रोल में रख के आप इन्वेस्टमेंट करें। 100 पे 20 रुपए कमाना ज्यादा अच्छा है, बजाय इसके कि आप 80 रुपए कमाने के चक्कर में जाएं और 80 रुपए का नुकसान कर बैठें। और मान लें अगर आज आप इसको यहाँ पे लेते हैं और ये वापस 90 पे चला जाता है, तो यकीन माने आप लोग इसको कभी 90 पे बेच नहीं पाएंगे और ये एक दिन फिर वापस 20-30 पे आ जाएगा। आपको यही लगता रहेगा उससे कि भाई हमने इस शेयर से कितना कमा लिया, हमने टेक्निकल स्टडी से कितना कमा लिया, लेकिन एक दिन आपको मुंह की खानी पड़ेगी। टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते करते जब हमने इन्वेस्टमेंट शुरू की थी, विद इन 6 मंथ्स हम 20% प्रॉफिट में चले गए थे। और उस तमाम दौर में जो प्रेशर वाला दौर में था, वो 20% का प्रॉफिट भी खत्म हो गया और 20% लॉस में, यानी कि टोटल हम तकरीबन 40% लॉस में गए। और सिर्फ सही वक्त पे हमने अपने शेयर्स की शिफ्टिंग करके अच्छे शेयर्स में हम शिफ्ट हो गए तो हमारा लॉस इतना कम हुआ, वरना हमारा लॉस भी 90 पे लेके 20 पर बैठे वाले लोगों जैसा होना था। तो बताने का मकसद यही है कि आप ऐसे शेयर्स की अच्छी परफॉर्मेंसेस को देख के उनके पीछे ना भागें, तो यही बेहतर है। बाकी आपकी अपनी मर्जी है। यार एक भाई DCR के पीछे बहुत ज्यादा पड़े हुए हैं, लेकिन हम इस वक्त इसकी डिटेल असेसमेंट नहीं कर सकते कि पूरा इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करें, वो उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ें और फिर फैसला करें। इसका क्विक एनालिसिस ही हम कर सकते हैं, अगर उनको पसंद आते तो ठीक है, वरना फिर वो किसी और से राब्ता कर लें। 2023 में इसने 4 रुपये 18 पैसे की अर्निंग की और पे आउट इसने दिया, कितना दिया जी, 12, 1 ये कितना बन रहा है यार, 8.8, 12.13, तकरीबन 1 रुपये 30 पैसे का डिविडेंड इसने दिया। ठीक है, तो उस हिसाब से इस रेट पे इसकी डिविडेंड यील्ड 10 बन रही है। लेकिन अगर हम 24 के पहले क्वार्टर को देखें तो 50 पैसे का इसकी अर्निंग आई है, सिर्फ अर्निंग कम हो गई है। तो डिविडेंड को देखें तो डिविडेंड ये कोई 1 रुपए का दे चुके हैं। तो या तो पुराने पैसे पड़े जिसे डिविडेंड दे रहे होंगे। तो हमारे पास तो कोई ऐसा मैयर नहीं है इस वक्त कि हम ये बता सकें कि इसकी प्रॉफिटेबिलिटी अगले क्वार्टर्स में इससे बेहतर होगी या कम होगी। लेकिन एट दिस टाइम हम इससे 1.5-2 रुपए से ज्यादा का डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर रहे साल में। तो उस हिसाब से देख लें, अगर आपको बारे में आता है तो आप ले लें। लेकिन क्योंकि प्रॉपर्टी का बिजनेस है, लॉन्ग टर्म में हो सकता है इसमें आपको ज्यादा नुकसान ना हो, बल्कि हो सकता है फायदा हो, किसी टाइम पे बड़े प्लेयर्स का मूड बन जाए तो यहाँ से इसको ये 25-30 पे ले जाएं। तो उस हिसाब से आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इस शेयर के बारे में हम कुछ नहीं बता सकेंगे। फिर एक भाई ने FFL के बारे में पूछा। तो FFL भी पैनी शेयर है और अगर इसके पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस देखें तो एक जमाने में तो 33-34 पे भी होता था, उसके बाद ये 20-22 पे भी रहा और फिर ये तकरीबन 5 रुपए पे जाके वहां से 8 रुपए 74 पैसे पे आया है।
तो अब इसमें इसके फाइनेंशियल्स देखें तो देखें इतने सालों से लॉसेस में चल रहा था। अब 23 में क्या हुआ है, इसके जीरो पे अब आ गया है। अब हुआ ये है कि इसके बहुत सारे लोन्स थे, तो इसकी फौजी ग्रुप की जो दूसरी कंपनियां थी उन्होंने क्या किया, अब हमें याद नहीं आ रहा उन्होंने इनको लोन दे दिया है इंटरेस्ट फ्री, या फिर उन्होंने शायद इनके शेयर्स परचेज किए हैं अदर देन राइट करके, उन्होंने 10 रुपए के वो हिसाब से इनको पैसे दे दिए हैं और वो शेयर होल्डर्स बन गए हैं। तो अब क्योंकि इनको कोई देनी नहीं पड़ रही, वो लोन्स वगैरह के अगेंस्ट इंटरेस्ट नहीं देना पड़ रहा, इसलिए इनकी जो है प्रॉफिटेबिलिटी अब जीरो पे हो गई है, यानी कि नेगेटिव नहीं है। ये देखें, अगर क्वार्टर को देखें तो फाइनेंस कॉस्ट इनकी देखें बिल्कुल जीरो हो गई है। पिछले साल में 343 मिलियन थी, अब वो 6 मिलियन हो गई है, यानी कि जीरो। चलें, एटलीस्ट अब इसका मतलब ये है कि यहाँ से चांसेस ये हैं कि अब ये लॉसेस में नहीं जाएंगे। अब पॉइंट ये है कि ये प्रॉफिट्स में कब जाएंगे कि नहीं जाएंगे या क्या होगा। अब आज इनका ना कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था, वो हमने अटेंड किया। अगर यहाँ पे देखें तो इनकी सेल्स आ रही हैं तकरीबन 3 क्वार्टर्स में है 15 बिलियन की, और साल में आप समझ लें 20 बिलियन की सेल्स हो जाएंगी। और इनका आपने नोटिस भी देखा कि ये कुछ सीरियल्स भी खरीदना चाह रहे हैं, फौजी सीरियल, और कोई पास्ता भी खरीदना चाह रहे हैं। असल में मूव तो इसमें तब बनी ना जब वो खबर आई कि अब वो चाइना में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स। तो इन्होंने उसमें ये कहा कि अगले 5 साल में ये अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहते हैं, और इतना ग्रो करना चाहते हैं कि इनका जो रेवेन्यू है वो 5 साल के बाद, आज 20 बिलियन है, वो 100 बिलियन हो जाए। देखें, फौजी ग्रुप बड़े अरसे से ऑपरेट कर रहा है, और फौजी फर्टिलाइजर की बात करें उनको तो बहुत अच्छा चला रहे हैं, बाकी कुछ उनके इश्यूज हैं, इसको इतना अच्छा नहीं चला पाया अभी तक। लेकिन अब लोन खत्म होने से अगर वो इस पे प्रॉपर तरीके से फोकस करें तो हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता ये ग्रो करनी शुरू हो जाए, और 5 साल के बाद इसके, या 5 साल तक ग्रेजुअली इसके प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएं। तो उस हिसाब से इस कंपनी में आप 5 साल का प्लान बना के अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन हमें बिल्कुल नहीं पता कि अगले आने वाले क्वार्टर्स में और अगले आने वाले सालों में जिस तरह उन्होंने ग्रोथ की प्रोजेक्शन की है, क्या वो डिलीवर कर पाएंगे कि नहीं। और कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि रेवेन्यू बढ़े लेकिन साथ साथ कॉस्ट भी बढ़े, तो वो ज्यादा कमा ना पाए। ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अगर आपको बेहतर लगता है, आपको सही लगता है, तो आप इसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करके लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके इसमें अगर कुछ इन्वेस्ट करना चाहें तो कर सकते हैं। हम भी हो सकता है इसके 1-2 हज़ार 3-4 हज़ार शेयर्स लेके रख लें, लेकिन ज्यादा करने का हमारा इस वक्त कम अज कम इरादा नहीं है। जब तक ये थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी शो नहीं करेंगे तब तक हमारा इसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने का कोई इरादा नहीं। रिस्क बेस्ड इन्वेस्टमेंट के तौर पे कोई थोड़े बहुत शेयर्स हम इसमें लेके रख सकते हैं। वैसे ये है कि इसने जो ये जो इसने मटेरियल इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये फौजी सीरियल्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो वो खबर आते ही ये प्रेशर में आ गया, उससे पहले ऊपर गया। वही बात है कि बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज। लेकिन ये है कि अब ये नीचे जब आ रहा है, लेकिन कभी कभी अच्छी न्यूज के बाद कुछ दिन वैसी प्रेशर में रखा जाता है और फिर शेयर को ऊपर ले जाया जाता है। तो वो आप खुद अपना देख लें, लेकिन हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म का सोच के आप इसमें करना चाहें तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं। बाकी अगर आपको पसंद है आप बेशक ज्यादा कर लें। आखिर में हम ठट्टा सीमेंट का सिर्फ एक रिमाइंडर दे देते हैं। इस पे हमने 2-3 दिन पहले बात की जब हमने सीमेंट के शेयर्स के बायबैक के बारे में डिस्कस किया था। आज इसका भी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन था, और हमने उस दिन वाली वीडियो में बताया था कि 23 में इसकी ईपीएस ₹2.5 है, और 24 के पहले क्वार्टर में ₹1.25 आ गई है। तो इस पे हमने सवाल किया था, तो उन्होंने यही जवाब दिया कि उनको उम्मीद है इस साल के बाकी क्वार्टर्स में भी Q1 जैसी परफॉर्मेंस हो सकती है। तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। हमने कल भी इसमें थोड़े से शेयर्स एक्यूमुलेट किए थे और आज भी थोड़े से लिए हैं, और उसको हम 6 महीने से 1 साल के प्लान के साथ हमने उनको होल्ड किया है। बहुत ज्यादा नहीं किए, क्योंकि ज्यादा हम डिविडेंड यील्ड वाले शेयर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं, और ये अभी डिविडेंड नहीं दे रहे। लेकिन हम इसमें थोड़ा भी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, ये 2-3 दिन पहले वाली वीडियो जो सीमेंट के बायबैक शेयर्स वाली थी उसमें सारी तफसील मौजूद है। अगर आपने नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। तो ये था जी आज का एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया। आप खुद वैलिडेट करें, फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।